एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर जो आपने प्रॉब्लम्स करी थी ना, मेरे को उसमें से एक पूछ। कल बता दे वांशी को, कल पूछ लें। यस सर। क्योंकि पहले भी टाइम लग गया, फिर आज फिर रुक जाएगा काम, 2-3 दिन से काम हुआ ही नहीं फिर आगे। ठीक है, कल डिस्कस कर लेंगे बेटा उसको। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने डिस्कस किया था बेटे, व्हेन वी एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ analysis of financial statement means to present the financial statement in a simple way or in such a way so that the important conclusions can be drawn from it. फिर हमने बात की थी, to analyze the financial statement we must have certain techniques or tools or methods which can be used for the purpose of analysis of financial statements. और हमने 6 टेक्निक्स के नेम आपको बताए थे। These are ratio analysis, cash flow statement analysis, comparative financial statement analysis, common size financial statement analysis, trend analysis, and break-even point analysis. These are the 6 techniques, or we can say that tools which are used for the purpose of analysis of financial statements. हमने ये भी आपको क्लियर किया है कि आउट ऑफ दीज 6, फर्स्ट 4 इज इन आवर 12th स्टैंडर्ड सिलेबस एंड दीज आर रेशियो, cash flow statement, comparative financial statement, and common size financial statements. Rest two you will study in your higher studies, that is break-even point and trend analysis. Trend analysis का एक particular question दिया हुआ है एक चैप्टर में, आई थिंक common size financial statement में, लेकिन वो आपको नहीं करना क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। हम करवा देंगे आपको, हालांकि इतना टेक्निकल नहीं, हम बता देंगे करना कैसे है, बट दैट इज नॉट इन द पार्ट ऑफ आवर 12th स्टैंडर्ड सिलेबस। हम लोगों ने लास्ट टाइम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी साइड बाय साइड स्टार्ट लिया है 3rd चैप्टर में, जिसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं रिलेटेड टू द कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो आज हम बेटे स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। हम आपको बार बार इस बात के लिए कह रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कोई डाउट ना रहे आपको। हमने आपको कहा था कि फर्स्ट 4 चैप्टर हमारे साइमल्टेनियस चलेंगे, साइड बाय साइड। हमने थोड़ा सा पार्ट डिस्कस किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें हमने बेसिकली बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको मीनिंग और टेक्निक्स बताई हैं। फिर हमने डायरेक्ट एक टेक्निक स्टार्ट किया है, दैट इज द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट मेंटेन किया है। आज हम मेंटेन करेंगे कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में कॉमन साइज बैलेंस शीट। उसका रीजन ये है कि मैं स्ट्रेस देना चाहता हूँ फिलहाल एक ही फॉर्मेट पर, जो फॉर्मेट हमने आपको करवाया है, ताकि वो फॉर्मेट आपको अच्छे से लर्न हो जाए। जब आप बार बार क्वेश्चन करेंगे उसी फॉर्मेट के बेस पर कंपैरेटिव में, कॉमन साइज में, तो बैलेंस शीट आज आपकी परफेक्ट हो जाएगी बेटे लर्निंग। आज के बाद हमारा बैलेंस शीट कंपैरेटिव कॉमन साइज कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए हैं, केवल वो 3 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं कॉमन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में रिलेटेड टू कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ऐसे 4 चैप्टर में आज हम स्टार्ट करेंगे कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें सबसे पहले हमें कॉमन साइज बैलेंस शीट करनी है। और इस चैप्टर में भी केवल फर्स्ट 3 क्वेश्चन गिवन है रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो आज का जो आपका होमवर्क रहेगा, फर्स्ट 3 इलिस्ट्रेशंस एज वेल एज फर्स्ट 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर नंबर 4 कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज जैसे हमने बात की थी, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस व्हेन वी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ए कंपैरेटिव फॉर्म। एंड वन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोला जाता है, क्योंकि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं लास्ट ईयर का करंट ईयर के साथ, और फिर आप उसमें एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालते हैं। तो हमारी वर्किंग हॉरिजॉन्टल बेस होती है, इसलिए उसे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोला जाता है। नाउ टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आपको 2 ही स्टेटमेंट करनी है, कॉमन साइज बैलेंस शीट एज वेल एज कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कह सकते हैं।
अब कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या होता है बेटे, एज द नेम सजेस्ट कॉमन साइज। इनमें क्या होता है, इसमें किसी एक फिगर को कॉमन मानकर रेस्ट ऑफ द फिगर को उस पर्टिकुलर फिगर के रिलेशन में एक्सप्रेस किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज नेम्ड एज द कॉमन साइज शीट। कॉमन साइज का ये भी अकाउंट ट्रीट करना होता है, दैट इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। टोटल बैलेंस शीट को कॉमन ट्रीट करेंगे और उससे वेटेज प्रोवाइड करेंगे इक्वल टू 100। मींस इफ द टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज इक्वल टू 100%, then what will be the weightage of shareholders funds, non current liabilities, non current asset and current assets in relation with the total of balance sheet. बोल दे नेट सही चल रहा है, नेट सही चल रहा है, दे दिया कनेक्शन। ये क्या रेडमी लोग क्या है, एक 60 साल यार। Total of balance sheet. Percentage of total of balance sheet 2016 2017। तो ये आउटलाइन रहेगी बेटे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट। 2 ईयर्स भी गिवन हो सकते हैं आपको, 2 अलग सेपरेट कंपनीज भी गिवन हो सकती हैं। तो एब्सोल्यूट अमाउंट में सिंगल ईयर भी गिवन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन के लिए आपके पास 2 डिफरेंट ईयर होने चाहिए, 2 डिफरेंट कंपनीज या फर्म्स होनी चाहिए। ये हमारी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसमें सिंगल ईयर का क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 डिफरेंट ईयर भी हो सकते हैं, 2 डिफरेंट कंपनीज भी हो सकती है। तो देखिए हम कैसे इसे मेंटेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अब हमें यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है वो इस तरह से गिवन है बेटे। हमें गिवन है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। फॉर्मेट आपको याद रखना है एंड होप सो कि आप लोग याद कर रहे हैं उसे बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेडिंग बनाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसे कि लायबिलिटी साइड बोला जाता है बेटे। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला मेजर हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में फर्स्ट मेजर हेड है हमारा शेयर होल्डर्स फंड। इसमें सबसे पहले हम शो करते हैं शेयर कैपिटल। ये आपको जैसे जैसे आप याद कर लेंगे तो आराम से बना पाएंगे आप। शेयर कैपिटल, आपको शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, बस ये ध्यान रखना है कि पहले 16 देन 17। 16 की वैल्यू हमें गिवन है बेटे 21 लाख, और 17 की वैल्यू भी हमें गिवन है 21 लाख, सेम वैल्यू। इसके बाद हम लिखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में गिवन होगा तो ही लिखना है, अगर गिवन नहीं होगा तो आप स्किप कर सकते हैं बेटे। रिजर्व एंड सरप्लस 16 में आपको गिवन है 6 लाख,
और 17 में आपको गिवन है 9,10,000। एज पर फॉर्मेट तो यहाँ पर एक सी पार्ट भी है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, लेकिन हमने आपको पहले बोल दिया कि जब आप टूल्स अप्लाई कर रहे होंगे तो फिर केवल आपको 2 ही सब हेडिंग लेकर चलते हैं। सेकेंड एबिटेज के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें नॉन करंट लायबिलिटीज ही गिवन है, तो कोई सब हेडिंग नहीं दिखाना आपने, डायरेक्ट लिखेंगे आप नॉन करंट लायबिलिटीज, और हमें वैल्यू गिवन है बेटे ये 20,40,000 एंड 24,45,000। इसके बाद थर्ड करंट लायबिलिटीज। अगर आपको करंट लायबिलिटीज की वैल्यू क्लियर मेंशन की गई है तो आप सब हेडिंग्स नहीं बनाएंगे, मीन्स सब हेडिंग गिवन भी नहीं आपको, तो करंट लायबिलिटीज डायरेक्ट 12,60,000 16 में, और 17 में 15,45,000। मीन्स अगर सब हेडिंग गिवन होंगे तो लिखने हैं आपको, ये नहीं कि अगर आपको करंट लायबिलिटी दे दी तो सब हेडिंग नहीं लिखनी। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको करंट लायबिलिटी डायरेक्ट दी हुई है, सब हेडिंग नहीं दिए हुए, तो अगर नहीं गिवन उनकी वैल्यू तो नहीं दिखानी आपको। जितनी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी वो सब शो करनी है, अगर गिवन नहीं है तो उन्हें आप स्किप करते रहेंगे। ये हमारा टोटल लग जाएगा अपने यहाँ पर टोटल। इसके बाद सेकेंड पार्ट हमारा असेट्स, दिस इज द असेट साइड, और असेट साइड में सबसे पहले आपने दिखाना है नॉन करंट असेट्स। हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में नॉन करंट असेट्स ही गिवन है, किसी तरह की कोई सब हेडिंग गिवन नहीं है, तो आप भी ऐसे ही दिखेंगे 36 लाख एंड 43,40,000। आफ्टर दैट सेकेंड है इसमें करंट असेट्स, और डायरेक्ट हमें करंट असेट्स गिवन है बेटे 24 लाख 16 में, और 17 में 26,60,000, और फाइनली आप ये भी टोटल लगा लेंगे। टोटल आ रहा है बेटे हमारे पास 60 लाख, और यहाँ पर भी टोटल चेक कर लीजिए, इट इज ऑल्सो 60 लाख। 60 लाख ये टोटल आ रहा है हमारे पास 44, 50, 70 लाख। ये भी टोटल चेक कर लीजिए, दिस इज ऑल्सो 70 लाख। क्लियर बेटे? तो ये तो वही है रिक्वायरमेंट, चाहे आप कंपैरेटिव बना रहे हैं सेम क्वेश्चन में, चाहे आप कॉमन साइज बना रहे हैं। अगर आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हैं तब भी फर्स्ट 2 कॉलम की प्रेजेंटेशन सेम है। अगर आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हैं तब भी आपको ये एज इट इज ही लिखना है, इसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस हैं केवल थर्ड और फोर्थ कॉलम में। अभी मैं बात कर रहा था कि जो हमारा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, इट इज नेम्ड एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है क्योंकि हमारी वर्किंग हॉरिजॉन्टल वे में चल रही होती है, हम ऐसे कंपेयर कर रहे होते हैं और फिर उसकी परसेंटेज निकाल रहे होते हैं, और वी कैन से दैट हम रो वाइज वर्किंग कर रहे होते हैं। रो, दीज आर द रोज एंड दीज आर द कॉलम्स। लेकिन कॉमन साइज में हमें कॉलम वाइज वर्किंग दिखानी है, हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे। दैट्स व्हाई कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नेम्ड एज वर्टिकल एनालिसिस, इसलिए इसे वर्टिकल एनालिसिस बोला जाता है। अब यहाँ पर 16-17 में किसी तरह का कोई रिलेशन शो नहीं करना आपने। 16 इंडिपेंडेंट ईयर है, ऐसे 17 भी इंडिपेंडेंट ईयर है। रिलेशन शो होता है कंपैरिजन में, और यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं कर रहे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम यहाँ पर कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं बना रहे, अब हम कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हैं। और कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम किसी एक फिगर को कॉमन मानकर अदर फिगर को उसके रिलेशन में, उसके प्रोपोर्शनेट में एक्सप्रेस करते हैं, और कॉमन साइज बैलेंस शीट में कॉमन माना जाता है टोटल ऑफ बैलेंस शीट को। तो देखो सबसे पहले हम परसेंटेज निकालेंगे 16 की, उसमें 17 का किसी तरह का कोई रोल नहीं है, आप सिर्फ 16 पर कंसंट्रेट करेंगे। 16 की वैल्यू पर हम 16 की टोटल ऑफ बैलेंस शीट को वेटेज देंगे यहाँ पर 100। हम 100 वेटेज हमने प्रोवाइड किए। अब हमें इसके रिलेशन में अदर की परसेंटेज को शो करना है, दिस इज आवर 100%। अब एक कॉमन फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, 100 डिवाइड बाय
टोटल ऑफ बैलेंस शीट मल्टीप्लाइड बाय, एक एक करके मल्टीप्लाई करते रहिए इस कॉमन फॉर्मूले के साथ, आपके पास परसेंटेज आती रहेगी। जैसे 100 डिवाइड बाय टोटल, दैट मीन्स 100 डिवाइड बाय 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 21 लाख। कैलकुलेशन करके देखो, 100 डिवाइड बाय 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 21 लाख, ये हमारे पास आ रहा है बेटे 35%। 35%। इसी तरह से 100 डिवाइड बाय 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख, या 100 डिवाइड बाय 60 लाख मीन्स 1 डिवाइड बाय 60,000, 1 डिवाइड बाय 60,000 इंटू 6 लाख, या 6 लाख डिवाइड बाय 60,000 10%, 20 lakh 40,000 divided by 60,000, it is 34%. 12 lakh 60,000 divided by 60,000, it will be current liabilities. It will be 21%. आप इसका टोटल लगाकर देखो इन सभी का, इट शुड बी इक्वल टू 100। ये टोटल अपने आप 100 के इक्वल आना चाहिए बेटे। इसमें ये होता है कि 3 आपने कैलकुलेशन कंसंट्रेटली कर ली, और 4th कैलकुलेशन को आप डायरेक्ट माइनस करके भी देख सकते हैं, क्योंकि टोटल इसका 100 ही बनना चाहिए। अदरवाइज चारों कैलकुलेशन लगाकर टोटल करके देख लो, 100 बन रहा है तो क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है। सेम कंटिन्यू करते रहिए। 100 डिवाइड बाय 60 लाख इंटू 36 लाख, इट इज 60%। 100 डिवाइड बाय 60 लाख इंटू 24 lakh, it is 40%, and again total 100। तो ये होता है कि एक को कॉमन मानकर उसके रिलेशन में अदर की परसेंटेज को शो करना। इफ द टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 100%, then shareholders fund is 35%, non-current liabilities is 34, share capital is 35%, reserve and surplus is 10%, non-current liabilities 34%, current liabilities 21%. This way the total of balance sheet is 100%. Non-current assets 60%, current assets 40%. This way total of balance sheet is 100%. So this is known as common size financial statement. कि एक वैल्यू को कॉमन मानकर अदर वैल्यूज को उसकी परसेंटेज में, उसके रिलेशन में एक्सप्रेस करना। इसी तरह से आपने 17 की परसेंटेज निकालनी बेटे। अब आप 17 के टोटल को 100 वेटेज देंगे, टोटल इज इक्वल टू 100। अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 100 डिवाइड बाय 70 लाख मल्टीप्लाइड बाय 21 लाख, यह रहेगा हमारे पास 30%। 100 डिवाइड बाय 70 लाख इंटू 9,10,000, 13%। 100 divided by 70 lakh into 24 lakh 45,000, it is 34.93। कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, मैं आंसर देखकर लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं, इतनी ही वैल्यू आ रही है बेटे। 100 डिवाइड बाय 70 लाख इंटू 15 lakh 45,000, इट इज 22.07। अपने आप टोटल जो है वो 100 बन रहा है। सेम वे से 100 डिवाइड बाय 70 लाख इंटू 43 lakh 40,000, इट इज 62%। और ऐसे ही नेक्स्ट परसेंटेज निकालेंगे तो 38%, टोटल इज इक्वल टू 100%। तो कॉमन साइज में हमारा एक कॉमन फॉर्मूला बन गया, 100 डिवाइड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट मल्टीप्लाइड बाय, आप जिस वैल्यू की परसेंटेज निकालना चाहते हैं, इधर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, आप उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते ही आपके पास परसेंटेज आती रहेगी। वंस अगेन मैं बार बार कह रहा हूं कि हम यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम यहाँ पर टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, एंड दिस इज सेड टू बी वर्टिकल एनालिसिस। इसमें एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। आपने 26 की इंडिपेंडेंट परसेंटेज निकालनी है, 27 की इंडिपेंडेंट परसेंटेज निकालनी है। इसलिए कॉमन साइज बैलेंस शीट में किसी एक पर्टिकुलर ईयर की भी कॉमन साइज बैलेंस शीट मेंटेन करने के लिए कहा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको 2 ईयर्स की वैल्यू गिवन होंगी 16, 17, आपको केवल 2016 की वैल्यू दे दी जाएगी और बोल दिया जाएगा कि कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाइए। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए आपके पास सिंगल ईयर भी हो सकता है,
दो डिफरेंट ईयर भी हो सकते हैं, दो डिफरेंट कंपनीज भी हो सकती हैं। यहाँ पर ए लिमिटेड, यहाँ पर बी लिमिटेड, दो डिफरेंट कंपनीज हैं, दोनों की आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। तो यहाँ ए लिमिटेड बी लिमिटेड, परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ बैलेंस शीट ए लिमिटेड बी लिमिटेड, ए लिमिटेड की अलग से परसेंटेज निकाल लेंगे, बी लिमिटेड की अलग से परसेंटेज निकाल लेंगे आप। यस बेटे, बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। यस, टेल मी, is it clear or any doubt? Dhruv, Pruthi, no problem. Rivanshi, clear. Charvi, clear. Harshana, no doubt. Yes, Pate. Vaibhav, clear. Parv, clear. No doubt. Parv, no doubt. Lidul, clear. अनमोल बजाज, क्लियर। तो ठीक है बेटे, यस। तो इसमें तो आज का होमवर्क आपका यही, साइज इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल अगेन कम्स टू द वेरी फर्स्ट चैप्टर। फिर हम फर्स्ट चैप्टर में आएंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट देखेंगे कि हमें फर्स्ट चैप्टर में और क्या क्या गिवन है, फिर हम सेकंड चैप्टर में जाएंगे। तो दिस इज आवर वे ऑफ कवरिंग द टॉपिक इन फर्स्ट 4 चैप्टर्स। हाँ जी रिवांशी, अब आप बताओ बेटे क्या डाउट कर रहे थे आप, क्योंकि आज का होमवर्क आपका यही 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, सेकंड